ये कहानी है बेंगलोर टू दिल्ली। इस कहानी की शुरुआत बेंगलोर से होती है, दिल्ली तक की है, और ये जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको परेशान करेगी, क्योंकि ये कहानी एक बीवी के 17 दिनों की कहानी है। बेंगलोर रेलवे स्टेशन से शुरू होती है कहानी और मुंबई में आकर ख़त्म होती है, लेकिन फिर पूरी तरह से जो ख़त्म होती है वापस बेंगलोर में ही ख़त्म होती है। 7 अक्टूबर 2011 तारीख, जगह बेंगलोर रेलवे स्टेशन। तानिया नाम की एक लड़की, जिसकी हाल में शादी हुई कुछ वक्त पहले ही साहिल से। साहिल बेंगलोर में ही काम करता था, दोनों हस्बैंड वाइफ खुश, शादीशुदा ज़िंदगी इनकी अच्छी चल रही थी। इसी बीच में ऑफिस के किसी काम से साहिल को मुंबई भेजा जाता है किसी असाइनमेंट पर। तो साहिल मुंबई पहुंचता है और मुंबई जाने के बाद वो अपना काम ख़त्म करता है और उसे लगता है कि उसका काम ख़त्म हो गया। तो फिर वो सोचता है कि काम ख़त्म हो गया है तो क्यों ना तानिया को भी थोड़ा मुंबई घुमा दें, वक्त है। तो वो मुंबई से बेंगलोर फ़ोन करता तानिया को और कहता है कि तुम मुंबई आ जाओ और हम लोग मुंबई घूमते हैं, उसके साथ वापस बेंगलोर लौट चलेंगे। तो तानिया भी खुश हो जाती है कि चलो पति के साथ रहने का मौका मिलेगा, मुंबई भी घूम लेंगे। तो 7 अक्टूबर 2011 को तानिया बेंगलोर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। ऑलरेडी रिजर्वेशन था उसका। ट्रेन में बैठती है। ट्रेन तय वक्त पर बेंगलोर रेलवे स्टेशन से रवाना हो जाती है। जिस जगह पे तानिया का बर्थ था उसके सामने 2 और लोग बैठे हुए थे, उनका भी रिजर्वेशन था। आमतौर पर रेलवे के सफ़र में ये होता है कि जब आप बैठते हैं और ट्रेन में चलते हैं तो शुरुआत में बहुत कम बातचीत होती है, क्योंकि अजनबी मुसाफिर होते हैं सारे, और हम सब आपस में अपना अगर साथ में है कोई उसी से बात करते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। तो ऐसे ही हुआ, जब ट्रेन चली तब तक वो अजनबी थे। तानिया अपनी चीज़ों में उलझी रही। उसने कुछ कॉल वॉल किया, मोबाइल पे बात की, पति से बात की, घर बात की, और ट्रेन अपना चल रही है। अब ट्रेन चल रही है, थोड़ी देर के बाद कुछ घंटे बीतते हैं तो जो दोनों अजनबी मुसाफिर सामने की बर्थ पे बैठे थे और वहाँ पे कोई था नहीं, उस जहाँ पे ये बर्थ इन लोगों के थे। थोड़ी देर के बाद हाय हेलो से शुरुआत होती है, अजनबी से बातचीत। वो दोनों मेल थे। तानिया भी हाय हेलो करती है, उसे लगता है सफ़र लंबा है, चलो बातचीत कर लेते हैं। तो थोड़ी बहुत बातचीत होती है, वक्त बीतता जाता है, कई घंटे गुजर जाते हैं। फिर वो बातचीत इधर उधर की होती रहती है अजनबी और इन दोनों के बीच में। कुछ वक्त बीतता है। बेंगलोर बहुत पीछे छूट चुका था, मुंबई करीब आती जा रही है। मुंबई अब ज़्यादा दूर नहीं है और बेंगलोर पीछे रह गया। तो अब वक्त इतना बीत गया था कि अब उस दोनों अजनबी से बातचीत के दौरान लगभग बेतकल्लुफ़ हो गई थी पूरी तरह से तानिया, और वो लगातार बातें कर रही थी। सफ़र भी कट रहा था और इतनी बेतकल्लुफ़ हो गई कि कुछ वक्त के बाद जब मुंबई नज़दीक, उन दोनों अजनबी मेहमानों ने, जो हम सफ़र थे ट्रेन में, उन्होंने चाय ऑफ़र किया तानिया को। इससे पहले भी उन्होंने ऑफ़र की, लेकिन तानिया ने मना कर दिया था। लेकिन अब चूँकि बातचीत बहुत कई घंटे साथ हो गए थे तो तानिया इस बार इनकार नहीं कर सकी और उन्होंने चाय दी और चाय उसने पी ली। तानिया चाय पीती है और चाय पीने के थोड़ी ही देर के बाद अचानक उसे लगता है कि नींद आ रही है। उसके बाद वो सो जाती है। सोने के बाद कुछ घंटे बीतते हैं, तानिया की नींद खुलती है, और जैसे ही वो नींद खुलती है तब भी वो नींद बेहोशी की हालत में थी, पूरी तरह होश में नहीं थी। लेकिन नींद खुलने के बाद उसे इतना एहसास हो गया कि वो ट्रेन में नहीं बल्कि किसी कार में है। जो भी जिस होश को संभाल कर उसने आसपास देखा तो उसने देखा कि हाँ वाकई मैं ट्रेन में नहीं हूँ, एक कार में है, और वही दोनों अजनबी मुसाफिर उस कार में उसके साथ मौजूद, और साथ में एक ड्राइवर। ये कुछ कहना चाहती थी, विरोध करना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पाई, और फिर उसकी आंखें जो है वो लगभग नींद बेहोशी की हालत में थी। बट उसे ये पता चल गया था कि जो थोड़ा बहुत उसका जहन काम कर रहा था कि वो कहीं फंस चुकी है। उसे ट्रेन में होना चाहिए था, लेकिन वो इस वक्त पता नहीं कैसे कार में है, कहाँ है, क्यों है, कहाँ जा रही है। इसी उधेड़बुन के बाद थोड़ी देर के बाद उसे थोड़ा सा और होश आता है, तो वो बोलने की हालत में होती है। तो फिर वो बोलती है कि मैं कार में क्यों हूँ और मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।
तो वो जो दोनों अजनबी मुसाफिर थे पहली बार अपना रंग दिखाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुमने शोर शराबा किया। कार का ड्राइवर भी शायद उनका अपना था, मिला हुआ था। और इसके बाद वो डर जाती है। डरने के बाद खामोश हो जाती है, जान का भी खतरा था। फिर थोड़ी देर के बाद मुंबई की एक जगह पे कार रुकती है और वो दोनों उस तानिया को लेकर एक घर के अंदर दाखिल होते हैं और घर में ले जाते हैं। उस घर में जाने के बाद तानिया को जब पहली बार वहाँ पहुँची और उसने वहाँ का मंजर और माहौल देखा, उसे एहसास हो चुका था कि वो कहाँ आई है। दरअसल वो जो दोनों अजनबी मुसाफिर थे, उन्होंने तानिया को जो चाय पिलाई थी उसमें बेहोशी की दवा थी और उससे वो बेहोश हो गई और मुंबई आने में कुछ घंटा बाकी था। उसके बाद ट्रेन मुंबई पहुंचती है। नीम बेहोशी की हालत में तानिया को वो दोनों सहारा देकर गाड़ी से इस तरह से बाहर लेकर आते हैं जैसे कोई देखे तो लगे कि ये तीनों साथ हैं, तीनों रिश्तेदार हैं और कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो वो सहारा देकर गाड़ी में लाया, बाहर पहले से गाड़ी और ड्राइवर मौजूद था। और उसके बाद वो जब लेकर आते हैं और जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ उस घर का मंजर और माहौल देखकर इसलिए उसे एहसास हो गया क्योंकि वो एक रेड लाइट एरिया था और उस रेड लाइट एरिया का एक वो घर था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद तानिया को वहाँ पे एक औरत के हवाले कर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके हाथ में 45,000 रुपये थे जो उस लेडी ने दिया था, जो उस कोठे की मालकिन थी। तो तानिया की आंखों के सामने देखते ही देखते तानिया 45,000 रुपये में बिक चुकी थी। और वो दोनों दरअसल कोई नहीं थे, वो एक तरह के वो दलाल थे जो ट्रेन में, बस अड्डे में सिर्फ घूमा करते थे और ऐसी अकेली लड़कियों को, औरतों को वो देखते, उनके साथ दोस्ती करते और उसे किसी बहाने से, धोखे से लाकर रेड लाइट एरिया में बेच देते थे। यही तानिया के साथ हुआ था। अब तानिया मुंबई के एक बदनाम कोठे में कैद, दोनों दलाल उसे बेच कर चले गए। उसके पास उसका मोबाइल नहीं, वो पहले ही ले लिया गया सब कुछ। अब वो तमाम गिड़गिड़ाती रही, मिन्नतें करती रही, रोती रही कि मुझे छोड़ दो, अपने पति साहिल के बारे में बताती रही। लेकिन वो ऑलरेडी बिक चुकी थी, वो ख़रीद चुके थे, तो उसकी कोई रिहाई मुमकिन नहीं थी। एक आध 2 दिन तो ऐसे ही गुजरता है कैद में और उसे बार बार ये समझाया जाता है कि अब यहाँ से तुम्हारा निकलना मतलब मुमकिन ही नहीं है, तो जो कहा जाए वो करो, तुम जिसमें फरोशी के धंधे में उतरो वरना तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। बट वो ज़िद पे अड़ी रही और उसने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन ये नहीं करूंगी। पर वो लोग भी, उन्हें मालूम था कि ऐसे कैसे हैंडल करते हैं, तो उसको बहुत टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया, कमरे में बंद कर दिया गया। कई कई दिन तक वो कमरे में बंद रहती और हर वक्त निगरानी, ज़बरदस्त पहरा। और इस बीच में वक्त बीतता गया। उधर साहिल चूँकि स्टेशन पहुंचा था लेने के लिए तानिया को, उसे मालूम था कि वो पहुंचने वाली है इस ट्रेन से है बर्थ नंबर तक, लेकिन ट्रेन से सब मुसाफिर उतरते हैं, तानिया नहीं उतरती। साहिल परेशान मोबाइल पे फ़ोन मिलाता है, मोबाइल स्विच ऑफ, घर पे फ़ोन मिलाता है। पता चला कि घर के लोगों ने तो वहाँ बेंगलोर रेलवे स्टेशन से विदा किया था, उनके सामने ट्रेन रवाना हुई थी। अब वो घबरा जाता है, हर तरफ ढूंढता है, पूछता है, लेकिन कहीं तानिया का पता नहीं चलता। तो आखिर में थक हार कर वो अगले दिन मुंबई पुलिस में रिपोर्ट लिखा देता है अपनी बीवी की गुमशुदगी की, और वो सारी चीज़ें कि वो इस ट्रेन से चली थी, इस कोच में थी, इस बर्थ नंबर पे थी। पुलिस भी अपना काम करती है, रेलवे पुलिस, और सबसे पूछताछ करती है, लेकिन तानिया का कुछ पता नहीं चलता है। इस बीच धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है और तानिया के ऊपर उधर लगातार जुल्म ढाए जा रहे हैं और उसे कहा जा रहा है कि उसे ये काम करना है और लगातार उसके ऊपर टॉर्चर, धमकियाँ, मारपीट सब हो रहा है। लेकिन तानिया अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी। करते करते करीब 15 दिन बीत जाते हैं। जो घर की, जिस कोठे की मालकिन थी, वो उसको लगातार धमका वमका कर सब कुछ भूखा रखना, सब जितने जुल्म ढा सकते हैं वो किया। 15वें दिन तानिया के पास वही लेडी पहुंचती है और उसको फिर से कहती है कि देखो अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। कुछ लड़कियों से ज़बरदस्ती उसको कहा जाता है तैयार करो, वो तैयार होती है और फिर थोड़ी देर के बाद उसके कमरे में एक ग्राहक आता है और बाकायदा धमकी देके कि अगर तुमने कुछ उल्टा पुल्टा किया तो तुमको मार देंगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च किए। अब 15वें दिन
वो एक ग्राहक को कमरे में भेजा जाता है, कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है। अब तानिया को लगा था कि उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म है, क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और शायद अब उसकी आबरू भी नहीं बचेगी। तो इसी उधेड़-बुन में वो जो ग्राहक आता है उसके सामने वो अचानक रोने लगती है और हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है, मिन्नतें मांगती है, अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं ऐसे ऐसे, मेरा पति यहाँ पे है, मैं उसके लिए आई हूँ। और इस तरह से पूरी कहानी वो उस ग्राहक को बता देती है। ग्राहक नसीब अच्छा था तानिया का कि कोई अच्छे दिल वाला था, शरीफ इंसान था। शरीफ यहाँ पे कहूँ कि ना कहूँ ये दूसरी बात है, लेकिन ये कि वो उसकी बातों को सुनकर उसको तानिया से हमदर्दी हो गई। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुम बताओ क्या मदद करूँ। तो उसने कहा आप मुझे एक अपना मोबाइल दे दो और एक कॉल करना है मुझे। उसने मोबाइल दे दिया। अब बंद कमरे के अंदर तानिया फ़ौरन अपने पति का, साहिल का नंबर मिलाती है और इधर साहिल परेशान, लगातार कई दिन हो गए पुलिस में रिपोर्ट लिखाए हुए, तानिया का पता नहीं। बेंगलोर से भी लोग आ गए, फैमिली के भी लोग आ गए, मुंबई में जगह जगह ढूंढ रहे हैं, तानिया का कोई सुराग नहीं। और मोबाइल पे हर घंटी पे उसकी नज़र आहट कि शायद तानिया का फ़ोन हो। और इत्तेफाक से उस दिन अचानक मोबाइल की घंटी बजती है और ये फ़ोन उठाता है अननोन नंबर और दूसरी तरफ से तानिया की आवाज़ सुनते ही पहले दोनों रोने लगते हैं। फिर तानिया अपनी कहानी बताती है शॉर्ट में, क्योंकि उस वक्त वो फंसी हुई थी। और तानिया को चूँकि ये पता नहीं था, ये मालूम था कि वो एक रेड लाइट एरिया में है, लेकिन कौन से कोठे में है, किस नंबर का कोठा है, ये सारी चीज़ें उसको जानकारी नहीं थी। वो बिल्कुल नई थी इन चीज़ों के लिए। उस ग्राहक ने उसकी मदद की। उसने बताया कि मैं इस जगह पे हूँ। तो फिर उसने पूछा कि पूरा पता बताओ। तो उस ग्राहक ने उसको पूरा एड्रेस दे दिया, क्योंकि वो अक्सर जाया करता था, उसे सब मालूम था। तो उसने ग्राहक के बताए हुए वो पते को अपने पति साहिल को नोट करा दिया। साहिल ने उसको हौसला दिया कि तुम जहाँ इतना तुमने बर्दाश्त किया, रुको, बस मैं तुमको अभी वहाँ से निकलवाता हूँ, छुड़वाता हूँ। ये कह के फ़ोन काटता है। फ़ोन रखने के बाद अब साहिल के दिमाग में अचानक एक कश्मकश थी कि अगर वो पुलिस को बताए और गलती से पुलिस को खबर हो और कोठे तक ये बात पता चल जाए तो तानिया को वो लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर वो ना बताए, देर करे, तो हो सकता है तानिया को उस ठिकाने से कहीं और नए ठिकाने पे ले जाएं, फिर उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो इस उधेड़-बुन में थे कि क्या करे। ऑलरेडी रिपोर्ट पहले लिखाया हुआ, पर पुलिस को फ़ोन करने का उसको लगा था कि थोड़ा जोखिम भी हो सकता है, ख़तरा हो सकता है, और ना बताए तो तानिया इधर से उधर जा सकती है। इसी उधेड़-बुन के बीच अचानक उसने सोचा कि न पुलिस को बताते हैं और न कुछ और करते हैं। उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसके बाद वो सीधे उस बताए हुए पते पर खुद अकेले पहुंच जाता है, बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए। और कमाल देखिए, मतलब इसे आप क्या कहेंगे कि एक पति अपनी बीवी को बचाने के लिए एक कोठे पे ग्राहक बनकर पहुंचा, और अब वो उसी कोठे पे पहुंचा, एड्रेस उसके पास था। वहाँ जाने के बाद वो कोठे की मालकिन आती है, ये अपने आप को ग्राहक ही शो करता है। उसके सामने एक एक कर सारी लड़कियाँ पेश की जाती हैं, वो सबको रिजेक्ट करता जाता है, क्योंकि उसकी नज़र उसकी अपनी बीवी तानिया पर थी कि वो आए तो कहें। धीरे धीरे जितने कोठे की लड़कियाँ थीं वो लगभग मना करता गया, और इस बीच में वक्त हो चुका था, काफ़ी देर हो गई थी इसको वहाँ से पहुँचने में और तानिया से बात करने में। तो वो जो तानिया का उस वक्त हमदर्द बनकर जो ग्राहक आया था वो जा चुका था। तानिया अब अकेली थी। तभी कोठे की मालकिन फिर तानिया को बुलाती है, और साहिल इसी उम्मीद पे था, इसी इंतज़ार में था कि तानिया आए। वो तानिया को देखता है, फिर दोनों कमरे में चले जाते हैं। दरवाज़ा फिर से बंद होता है। जाहिर सी बात है, दोनों पहले बहुत देर तक रोते हैं, क्योंकि 17 दिन के बाद एक पति पत्नी की मुलाकात, वो भी ऐसे माहौल में और ऐसी जगह पर। अब ये था कि वहाँ से निकला कैसे जाए, क्योंकि ये इलाका, ऐसी जगह बड़ी ख़तरनाक होती हैं। फिर यहाँ पे साहिल ने अपना दिमाग चलाया। उसने कमरे के अंदर से पुलिस कंट्रोल रूम को मुंबई के फ़ोन किया और उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी है जिसको यहाँ लाया गया, मैं इस रूम में हूँ, इस कमरे में हूँ, इस कोठे नंबर पे हूँ, और मैं ख़ुद ग्राहक बनकर आया हूँ, और आप मदद कर दीजिए। इत्तेफाक से पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया। पुलिस कंट्रोल रूम ने लोकल पुलिस को फ़ौरन खबर की। गाड़ियाँ पहुँचती है, कोठे पे दबिश डाली जाती है, और आखिरकार दबिश डालते डालते पुलिस की टीम हर कमरे को
खंगालते खंगालते उस कमरे तक जा पहुंचती है जिसके अंदर साहिल और तानिया थे। उन दोनों को वहाँ से रिहा कराया जाता है। और अच्छी बात ये थी कि इनकी रिहाई के साथ उस कोठे से और भी उस दिन बहुत सारी तानिया को रिहा कराया गया था, जो नाबालिग भी थीं, जिन्हें ज़बरदस्ती वहाँ रोका गया था, जिन्हें कई महीनों से वहाँ पे ग़ुलाम की तरह रखा गया था। तो खैर तानिया और साहिल दोनों उस कोठे से निकलते हैं। तानिया 15 दिन के बाद एक रेड लाइट एरिया से आज़ाद होती है, अपने पति के पास वापस लौटती है। दोनों पति पत्नी फिर उनके जहन में ऐसा ये छप जाता है सारी चीज़ें कि ये बाकी सारी कार्रवाई के बाद वो फ़ौरन बेंगलोर की अगली ट्रेन पकड़ते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पता करने की भी कोशिश की थी इस इंसिडेंट के कई साल बाद भी। दोनों वाकई खुश हैं, लेकिन हाँ, मुंबई के नाम पे आज भी तानिया डर जाती है सुनकर। और जो इस कोठे की मालकिन थी सुनीता पुजारी और उसकी जो असिस्टेंट रमीदा शेख, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। इनके साथ वहाँ से 2 और लोगों को गिरफ़्तार किया गया, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था। और फिर इनके ज़रिए उन 2 लोगों के बारे में पता किया गया जो बेंगलोर से चले थे साथ में तानिया के। पता चला कि वो दलाल थे और उनका काम ऐसी लड़कियों को और ऐसे भोले भाली जो औरतें लड़कियां जो अकेली निकलती हैं, ट्रैवल करती हैं, उनको झांसा देकर उनको बेहोश करके इस तरह से लाकर कोठे पे बेचना था। उनकी निशानदेही पर थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो दोनों दलाल भी गिरफ़्तार हुए, इन सबको सज़ा भी हुई। लेकिन सबसे खुशी की बात यह थी कि तानिया बाहिफाजत अपनी आबरू के साथ वापस अपने शौहर के पास, अपने पति के पास लौटती है और दोनों आज भी बेंगलोर में बहुत हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये थी कहानी जो मुझे लगा था कि आप लोगों के साथ शेयर इसलिए भी करना चाहिए कि इस कहानी में बहुत सारे लेसन भी हैं, मैसेज भी है। एक तो ये है कि अगर आप अकेली जा रही हैं तो कभी कितना भी आप किसी अजनबी के साथ बेतकल्लुफ़ हो जाएं, खाने पीने की चीज़ बिल्कुल मत लीजिए। क्या पता कब कहाँ क्या हो जाए, और ये बार बार कहा जाता है, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। सर लोग बेतकल्लुफ़ पूछने क्या अच्छा, मतलब बिंदास एक उसको दूसरे शब्द में कहते हैं माँ। अच्छा, आज मेरी ज़ुबान पे ये चढ़ गया था, ये बेतकल्लुफ़ मतलब बहुत ज़्यादा खुल जाना, बहुत ज़्यादा खुल कर मिलना, बहुत ज़्यादा एक इसके लिए और शब्द है, एक होता है ना फॉर्मल टाइप, तो उस टाइप की चीज़ें। इनफॉर्मल वे। हाँ, तो एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल, तो वो उस तरह की चीज़ें, मतलब एकदम खुलापन, आपको खुल के जैसे आप बात करते हैं, जैसे मैं आपसे इसमें बात कर रहा हूँ बिना किसी सोच समझ के कुछ बस बात किए जा रहा हूँ, तो उसको कहते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए कि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब भी अकेले हों, ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको, क्योंकि पता नहीं कब कौन किस रूप में आपके सामने आए, उसकी नीयत क्या, उसका मकसद क्या है। तो इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है। लेकिन इस कहानी की सबसे जो अच्छी चीज़ थी वो इसका अंजाम था कि बेशक बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव तानिया ने देखे 15 दिन में, जो उसको नहीं देखना था, उसके हिस्से में नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद देखा। लेकिन आखिरी में सब कुछ अच्छा हुआ और उसने बड़ी हिम्मत से झेला उन दिनों को, और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ हुए, खुश हैं, चले गए। तो ये थी कहानी। और ये इसमें उसके हस्बैंड ने जो दिमाग लाया वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है कि ख़ुद एक ग्राहक बनकर पहुंचना, वो बड़ी, पुलिस ने भी इसकी तारीफ़ की थी। और पुलिस ने भी जिस तरीके से कॉल किया और उन्होंने रिएक्शन टाइम जो था उनका, और जिस तरीके से पहुंची पुलिस, वो भी काबिल तारीफ़ थी। तो कुल मिलाकर इसमें सारी चीज़ें अच्छी हुई, इसलिए एक ज़िंदगी बच गई, एक परिवार बच गया, एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बच गया, और आज भी दोनों बहुत खुश हैं। तो ये थी पूरी कहानी तानिया और साहिल की, इसीलिए मैंने इसका नाम आज बेंगलोर टू मुंबई आपको रखा था। अब कुछ चीज़ें हैं, मैं उस पर आता हूँ। थोड़ा सा इस कहानी को सुन के इमोशनल भी हो गया। दीपम गुप्ता हैं, इन्होंने कुछ, मैंने अपनी ही राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा हूँ। हाँ, दीपम गुप्ता साहब का ये था कि जो मैंने कहानी सुनाई थी 93 ब्लास्ट की, उसमें याकूब मेमन का क्या रोल था, जो टाइगर मेमन के भाई, जिसकी वजह से फांसी हुई। तो जो चार्जशीट है उसके हिसाब से इस पूरी साजिश की जानकारी याकूब मेमन को भी थी। और जब ये पूरी मेमन फैमिली दुबई गई थी 12 मार्च की सुबह, जिस दिन ये धमाका हुआ, तो उसमें याकूब मेमन भी था। और उसमें यह भी कहा गया कि ये सारी टिक, याकूब मेमन एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट
कहते हैं ये जो सारी टिकट विकेट और ये सारे जो पैसे वैसे का वो था टाइगर मेमन का, वो याकूब मेमन देखा करता था। तो जो सीबीआई ने जो चार्जशीट दी, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें ये था कि याकूब मेमन को इन सब पूरी साजिश की जानकारी थी और इसीलिए मौत की सज़ा दी गई। हालांकि इसमें बड़े कंट्रोवर्सी बाद में भी रहे कि याकूब मेमन को जब पकड़ा गया था तो ये कहा गया था कि याकूब मेमन खुद सरेंडर करना चाहता था, और उसके बाद कई चीज़ें हुई, लेकिन फिर नागपुर में याकूब मेमन को फांसी दी गई और टाइगर मेमन जो है वो अभी भी भागा हुआ है। नीलू कुमार जी हैं, इन्होंने गौतम शिल्पी केस शायद कहानी देखी थी और इनको बड़ा गुस्सा भी आया था कि हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर क्या है, कानून क्या है। तो मैं इनसे, नीलू जी से सहमत हूँ। कानून सख्त होना चाहिए, गुनहगार बचने नहीं चाहिए, इंसाफ सज़ा जल्दी होनी चाहिए, लेकिन वक्त लगता, देखिए आने वाले वक्त में सुधार हो इन चीज़ों में। मनमोहन सिंह सक्सेना हैं, इनका ये कहना था, मैंने किसी कहानी में किसी जल्लाद के साथ कुख्यात शब्द जोड़ा था। इन्होंने बहुत सही किया मुझे। कुख्यात का मतलब हमेशा नेगेटिव में होता, पॉजिटिव में नहीं। तो जल्लाद भी उसका एक पेशा है बेचारा, तो मुझे उसके साथ कुख्यात नहीं कहना चाहिए था, कुछ और शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था। थैंक यू मनमोहन सिंह सक्सेना जी, इसी तरीके से सीखने का मौका मिलता है। अखिल पांडे, गजेंद्र सिंह मांडा, बड़ा इन्होंने खूबसूरत चाइना से इन्होंने मेल लिखा है, थैंक यू वेरी मच। मेहुल कुमार और अमरजोत सिंह, इन्होंने भी बड़ा खूबसूरत मेल लिखा है। राजीव सिंह, इनके मेल के आगे एक बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी हुई है, ऑल द बेस्ट, और राजीव मेरी दुआ होगी कि तुम ज़रूर यूपीएससी क्लियर करो। इन्होंने एक चीज़ लिखा, आप लोगों से शेयर करता हूँ, राजीव सिंह ने, IPS 2B, तो मैं चाहता हूँ कि ये 2B जल्दी हट जाए और सिर्फ IPS तुम्हारे नाम के आगे देखूँ मैं, फिर हम दोनों मिलके, तुम सॉल्व करना है, मैं उसे स्टोरी को दिखाऊंगा। आशीष मेहता, इनका ये था कि जो मैनेजर टाइगर मेमन का था उसका क्या हुआ, तो उसको भी सज़ा हुई, लेकिन एग्जैक्ट कितने साल की सज़ा हुई ये मुझे इस वक्त याद नहीं, लेकिन सज़ा हुई थी। एक इरफान खान, इन्होंने कहा कि आप इतना सब कुछ सुनाते हैं तो आप एंकरिंग क्यों नहीं करते, तो मुझे लगता है कि इरफान खान साहब, मैंने इसलिए कहा कि आपको जवाब अभी दूँ लाइव ही। अब ये पता नहीं, लेकिन मैं क्राइम की एंकरिंग करता हूँ और पिछले 14 साल से वारदात ही चल रहा है जो डेली रात 11 बजे आता है। बाकी मैं क्राइम की खबरों के अलावा जनरल एंकरिंग में कभी मेरा इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहा कि मुझे लगता है मेरी पहचान क्राइम रिपोर्टिंग से है, तो उस पहचान को मैं खोना नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए जनरल न्यूज़ की एंकरिंग नहीं करता हूँ। चंद्र प्रकाश शर्मा है, इनका कहना है कि ये कहानी सुन के ऐसा लगता है जैसे पहले बचपन में आकाशवाणी पर रेडियो पे फरमाइश करते थे और बीच में गाने बजते थे। तो मुझे भी एक वो लाइन याद आता है, जैसे एक हमेशा सुनते थे, झुमरी तलैया से चुन्नू मुन्नू राजू, इस तरह की चीज़ें। तो उनको कहते हैं कि अब वैसे ही कुछ इनकी भी याद ताज़ा हो जाती है। थैंक यू चंद्र प्रकाश जी। काजल सिंह हैं, सुमित है, ये प्रिंस की कहानी सुनना चाहते हैं, प्रिंस जासूस, मतलब इन्होंने पूछा कि, ये भी पूछा था कि गूगल पे मिला नहीं। प्रिंस जो था इसका, पाकिस्तान में जब ये गया था तो इनका नाम फ़िरोज़ खान रखा था इन्होंने। मैं इनसे कई बार मिला, मैंने इनके कई सारे स्टोरीज़ की हैं, मैं जल्दी आपको अच्छा वो आपने याद दिलाया, मैं आपको सुनाता हूँ। तारिक शेख हैं, गौसपुर आजमगढ़ से, इन्होंने स्पेशली कहा था मेरे गांव का नाम दीजिएगा। प्रीति रमोला, राजेश लियो, लक्ष्मण जाधव, हाँ लक्ष्मण जाधव, और एक दो लोगों ने और कहा था। उस दिन जो मैंने स्टोरी सुनाई थी तो मैंने ये कहा था कि एक्चुअली 12 मार्च को धमाका नहीं होना था बल्कि अप्रैल में होना था। तो उसमें मैंने ये कहा था कि शिवाजी जयंती पे, तो लोगों का कहना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज पूरा नाम बोलते हैं, तो ये शायद मैंने जो बोला बिल्कुल शिवाजी महाराज जयंती पे होना चाहिए था। सुधारने के लिए शुक्रिया आपका भी। विकास सोनादिया है, ये भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, IPS बनना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट। कपिल रहेजा, प्रबीर भट्ट, इनका ये सवाल था कि क्या साउथ इंडिया में क्राइम कम है और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। बिल्कुल, नॉर्थ इंडिया में क्राइम बहुत ज़्यादा है, साउथ इंडिया में क्राइम का रेट जो है, अब हमारा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है NRBC, उसके हिसाब से भी साउथ में क्राइम कम होते हैं इसके मुकाबले जो नॉर्थ इंडिया में होते हैं। शंकर कुमार, कविता सूद जी, सुंदर बागवान, हंस हुसना शेख हैं ये, इन्होंने एक बड़ा वो लिखा था, ये शायद अनसब्सक्राइब भी हो चुकी होंगी अभी तक।
इन्होंने कहा था बहुत सारे गलत कमेंट्स जब मैं इस फैमिली क्राइम तक की कहानी में पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस और दुख होता है। तो अब क्या किया जाए, किस किस को रोका जाए, लेकिन ये मैं फिर भी अपील करूँगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी कमेंट्स करे बेशक सब कुछ लिखे, बस ये सोच के लिखे कि उसके अपने माँ बाप भाई बहन भी उस कमेंट्स को पढ़ेंगे, तो वो पढ़ सकते हैं तो ज़रूर लिखे वैसा, और अगर उसे लगता है नहीं उनको पढ़ना चाहिए तो गुजारिश यही है कि ना लिखें। बाकी हम सब आज़ाद हैं। अजितेश चौबे साहब का भी एक इनकी फरमाइश थी मान्या सुरवे की कहानी, जल्दी सुनाता हूँ आपको। मयंक सिंह सिसोदिया, इसके अलावा सोनल कुमार नायर, संजय मवानी, रोहित कुमार सैनी। इनका एक सवाल था कि क्या उम्र ज़्यादा हो जाए तो सज़ा कम हो जाती है, और ये सवाल था दाऊद इब्राहिम के लिए कि अभी उसकी उम्र 65-65 हो गई, अगर मान लीजिए 10 पकड़ा जाता है और केस 20 साल चले 80 का हो जाए तो क्या उसकी उम्र को देख के सज़ा कम होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। उम्र को देख के कभी कानून में रियायत नहीं दी जाती है इस तरह के जुर्म के लिए। आलिया हैं, इनके दोस्त शान का आज बर्थडे है। इसके अलावा एक दीपक ठाकुर साहब के दोस्त विजय हीर हैं, इनका भी बर्थडे है। तो आप दोनों को बहुत, बल्कि आज नहीं कल है बर्थडे, आज रात 12 बजे के बाद, तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। सुमित सावंत, मोहित कुमार गदोरिया, इन्होंने भी कमेंट्स के ऊपर लिखा था। प्रखर बुंदेला, तो इन सब ने लिखा, बहुत सारी चीज़ें लिखी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं दीपक से कहूँगा कि इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल या कुछ चीज़ें हो। सर एक जनरलाइज सवाल है कि हाँ। क्या प्रोस्टिट्यूशन लीगल है इंडिया में? और सर उसमें एक सवाल और भी है कि अगर महिला का कंसेंट है, उसमें तैयार है, तो वो प्रोस्टिट्यूशन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हिंदुस्तान में प्रोस्टिट्यूशन लीगल नहीं है, एक चीज़। दूसरा, इसमें भी कई चीज़ें आ जाती हैं। एक माइनर्स जो बच्चियाँ होती हैं, जो बालिग नहीं हैं, हमेशा आप जब रेड लाइट एरिया की स्टोरी सुनेंगे किसी भी चैनल या अखबार में, तो वो इसीलिए आती है कि माइनर्स को लेके खबरें आती हैं कि उनको ज़बरदस्ती लाया गया है यहाँ वहाँ से, तो उनको दबिश डाली जाती है, पकड़ा जाता है। अब जो हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े रेड लाइट एरिया हैं, जैसे आप कोलकाता का ले लीजिए, दिल्ली का ले लीजिए, मुंबई का ले लीजिए, इनमें से ज़्यादातर जो, जैसे दिल्ली का है, उसमें ये है कि आप एक पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा मुजरा, उसके लिए तो है कि आप मुजरा, मतलब अगर कोई सुनने जाता है, देखता है, तो वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, बाकायदा वो लीगल है। लेकिन मुजरे की आड़ में सब कुछ होता है, और जहाँ तक प्रोस्टिट्यूशन की बात है तो वो बिल्कुल भी हिंदुस्तान में लीगल नहीं है। सर कई लोगों को पूछना है कि क्यों पुलिस कार्रवाई करने में इतनी लेट कर देती है? क्या उस वक्त पुलिस सीसीटीवी फुटेज देख के पता नहीं लगा सकती थी कि मतलब उसकी बीवी को कहाँ लेके जाया जा रहा है? देखिए, फिर बात वही आ जाती है कि कई पुलिस, जाहिर सी बात है, कई ऐसे केसेस में लेट करती है। इन्वेस्टिगेशन होता, सारी चीज़ें होती, सीसीटीवी फुटेज होता, तो पता लगाया जा सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। सर एक पुष्पा सोंगारी जी कह रही हैं कि सर आप जब हंसते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। थैंक यू पुष्पा जी, और थैंक यू वेरी मच। बस आप लोग इसी तरह हौसला बढ़ाते रहिए। लेकिन मैं ये सच बताऊं, असल में क्या होता है ना कि क्राइम में हंसने का बहुत कम मौका मिलता है। मैं ऐसा नहीं, मैं बहुत कॉमेडियन टाइप हूँ और मैं हंसना चाहता हूँ हमेशा, और हंसता भी हूँ जब कैमरा सामने नहीं होता तो। लेकिन जब मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, अगर वारदात की कैमरे के सामने हूँ, आज तो चलिए अभी हाँ सवाल जवाब में भी हो जाता है, लेकिन जिस तरह की खबरें होती हैं और जो मेरा पेशा है क्राइम रिपोर्टिंग, उसमें हंसने मुस्कुराने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता, बल्कि गुंजाइश भी नहीं है, और बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है। तो इसलिए जब मैं कैमरे के सामने होता हूँ तो बहुत सीरियस हो जाता हूँ। जैसे ही कैमरा बंद होता है तो फिर मैं बहुत बड़ा कॉमेडियन हो जाता हूँ जी। सर एक सोपन कापड़ी जी का सवाल है। सर आपने एक बार कहा था कि आपको पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा नहीं मिला था, तो क्या रीजंस बताए गए थे आपको उसके लिए? सोपन साहब, एक बार नहीं बल्कि मैंने 3-4 बार ट्राई किया, तो बल्कि मैंने कहानी एक बार बताया भी था। क्रिकेट टीम जब जा रही थी पाकिस्तान, तो सारे लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, तो इसमें ये भी था कि इसी बहाने मैं भी निकल लूँ और थोड़ा सा कराची के क्लिफ्टन रोड भी घूमाऊँ, दाऊद भाई का पता भी देख लूँ, मिल भी लूँ, इंटरव्यू हो जाए, क्या पता बाकी खबरें निकल आए। तो जब एम्बेसी गया था तो वहाँ पे बैठाया गया, सबका अलग अलग इंटरव्यू हुआ, मेरी बारी आई तो पहले मुझसे नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, फिर क्या करते हैं ये भी बताया, आज तक में सब कुछ। तो मुझे लगा चलो ये पाकिस्तानी, सब कुछ हो जाएगा सब। 5 मिनट के बातचीत के बाद जब उसने इंटरव्यू लिया, अचानक वो कहता है बाकायदा नाम लेके कि ये बताइए शम्स साहब कि ये तो मैच क्रिकेट का हो रहा है वहाँ पे, तो
स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को जाना है, आप क्राइम रिपोर्टर हो के आप वहाँ क्या करेंगे? तो जैसे ही उसने बोला तो मैं एकदम मैंने कहा इसको कैसे पता कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ? फिर उसने पूरी कहानी सुना दी कि मैंने आपकी ये सारी स्टोरी देखी, आपका शो इतने बजे आता है, ये है ये। फिर खुद ही बोलता है कि मुझे मालूम है कि आपके पाकिस्तान जाने का असली मकसद क्या है, आप वहाँ कराची के चक्कर में जा रहे हैं। मेरा मशवरा ये है कि गलती से भी मत जाइएगा, क्योंकि आप वहाँ उतरेंगे, आपके पीछे 4-5 ISI वाले लग जाएंगे, फिर आपको कुछ और शूट करेंगे, आपको अंदर डाल देंगे, फिर आपकी सरकार भी आपको बाहर नहीं निकाल पाएगी। तो मेरा मशवरा यही कि मत जाइए। फिर भी अगर वीज़ा मिल गया तो आप चले जाइए। तो खैर वो उसी वक्त समझ में आ गया था कि वीज़ा नहीं मिलेगा। तो उसके बाद से 3 बार और ट्राई किया लेकिन मिला नहीं। सर अखिल दुबे जी का सवाल है सर, इस केस में आरोपियों को कितनी सज़ा मिली और दिल्ली मुंबई में आज भी रेड लाइट एरिया है, अगर है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? आपके हिसाब से उसके पति ने समझदारी की या बेवकूफ़ी की, क्योंकि वो पकड़ा भी जा सकता था? अखिल दुबे। देखिए, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और भी जो नामी गिरामी है वहाँ तो सारे रेड लाइट एरिया छुपा नहीं है, सबको पता है। दिल्ली में तो पार्लियामेंट हाउस से 5 किलोमीटर की दूरी पर है GB रोड, ये अजमेरी गेट एक जगह है वहाँ पर, देश के संसद से 5 किलोमीटर की दूरी पर। बाकी जगहों पे भी है। असल में इसमें 2-3 पहलू है। एक ये भी है कि ये बहुत सारे जो हम लोगों ने जब मैंने अभी शुरुआत में जो आपको बताया था कि सहमी गलियों के लिए जो अवार्ड मिला, ये सहमी गलियाँ हिंदुस्तान के रेड लाइट एरिया के ही ऊपर फोकस होकर कहानी थी। उस रेड लाइट के चमक दमक के पीछे का जो दर्द है, वहाँ रहने वाली लड़कियों और औरतों की जो कहानी है वो थी। तो उनसे जितने लोगों से भी मैं मिला या बात की, उसमें से एक चीज़ सबका कॉमन था कि अगर सरकार उन्हें कोई नौकरी दे तो वो इस पेशे को करना भी नहीं चाहती हैं, वो छोड़ देंगी। लेकिन उनको सिर्फ हटा दे और ये सारी चीज़ें बंद कर दे तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, फ़ीस कौन देगा, खाना कौन देगा, तो वो बेरोज़गार हो जाएंगे। और इनकी तादाद हज़ारों में है, मतलब देश भर में कई लाख रेड लाइट सेक्स वर्कर्स हैं। तो उन सब का क्या होगा? तो ये एक थोड़ा सा गंभीर क्वेश्चन है, सवाल है। वाकई उनको वापस बसाने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए कोई प्लान हो तो बहुत सारे तो वो ये सब कोई करना भी नहीं चाहते हैं ये पेशा। लेकिन इसमें कई चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ पुलिस का भी इसमें होता है। ऐसी जगहों पे पुलिस की कमाई बहुत होती है। जिस पुलिस स्टेशन के अंडर में अगर कोई रेड लाइट आ जाए तो समझ लीजिए कि उस पुलिस स्टेशन की कमाई बहुत ज़्यादा होगी। और ये एक ओपन सीक्रेट है, इसको मतलब ढक छुप के बोलने की ज़रूरत नहीं है। और बल्कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि ऐसे कई पुलिस स्टेशन है जहाँ पे जो थानेदार लगने के लिए बाकायदा पैसा देना पड़ता है कि भैया यहाँ पोस्टिंग करनी है तो आपको इतने पैसे देंगे, क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ से मंथली कमाई कितनी हो सकती है और उसकी भरपाई हो जाती है। तो जब तक ये सारी चीज़ें चलेंगी तब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। सर जो आपने कल वारदात किया था जिसमें माचिस वाली जो आपने स्टोरी बताई थी, उसको आप कब मतलब कहानी के तौर पे सुनाएंगे? अच्छा, मैं उसको जल्दी आपको कहानी की तरह, कहानी क्या है उसको मैं चलिए आपको शॉर्ट में सुना देता हूँ पूरी कहानी। ये कल एक होशंगाबाद की स्टोरी आई थी। उसमें यह था कि एक पति, ये भी पति पत्नी की कहानी है लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट कहानी है। एक पति और पत्नी दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। और जब भी झगड़ा होता तो जो पत्नी थी वो हमेशा ये पति को धमकी देती कि मैं अपनी जान दे दूँगी, मैं खुद को जला लूँगी, मैं चाकू मार लूँगी। और ये कई बार हुआ और ज़ोर ज़ोर से झगड़ा होता, पड़ोसियों तक भी आवाज़ जाती, पड़ोसी भी आते, फिर दोनों को समझाते चले जाते। धीरे धीरे इतना झगड़ा होने लगा कि पड़ोसियों को भी फिर लगा कि ये बेकार, इनका डेली का यही झगड़ा है। तो उन्होंने भी ध्यान देना बंद कर दिया। अच्छा, बीच में जब भी वो ऐसा कहती, धमकी देती, कई बार किचन में खुद को बंद कर लेती, मार लेंगे, तो पति बेचारा वो फ़ोन कर देता उसके बीवी के घर वालों को कि ऐसे कर रही है, ये ऐसे धमका रही है, कुछ हो ना जाए। लेकिन खैर फिर बात सुलझ जाती। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले फिर एक बार झगड़ा हुआ और पत्नी ने फिर कहा कि मैं अपनी जान दे दूँगी। और ये उस दिन खाना वाना लेकर आया था। तो इसे लगा कि ये फिर ऐसे ही झगड़ा हो रहा है। लेकिन उसने कहा कि चलो इसको समझाने के लिए इसके घर वाले को फ़ोन कर देते हैं। तो उसने मोबाइल पे अपनी बीवी के घर वालों को फ़ोन मिलाया। इस बीच में बीवी ने मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाल लिया और माचिस की तीली उसके हाथ में थी। अब ये उससे कह रहा है कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और घर वालों उस वक्त फ़ोन पे उस लड़की के मौसा थे लाइन पे। तो कह रहा है मौसा जी ये देखिए ऐसे ऐसे कर रही है, ये आप समझाइए। ये भी कह रहा लो फ़ोन पे बात कर लो। वो कह रही कि नहीं मैं मर जाऊंगी, मैं जान दे दूंगी। और ये फ़ोन करता रहा, अपने लाइव बात कर रहा। और इतनी देर में वो माचिस की तीली अचानक जलती है और उसकी वाइफ जल जाती है। ये बदहवास फिर उसकी तरफ भागता आग बुझाने की कोशिश में, फिर ये भी जल जाता है। और इस दौरान में इस सारी चीज़ों में फ़ोन नीचे गिर जाता है लेकिन फ़ोन कटता नहीं है। और अब दोनों की चीख की आवाज़ उस
लड़की के, उसकी बीवी के घर वाले लाइव सुन रहे थे जब तक कि वो चीखी। उसके बाद उसकी मौत हो गई क्योंकि वो पूरी तरह से जल गई थी। पति गंभीर हालत में, वो भी जल गया, हॉस्पिटल में है, लेकिन वो अभी ज़िंदा है। पत्नी की मौत हो चुकी है। लेकिन ये था कि वो जब जल रही थी और जब वो चीख रही थी तो वो पूरी चीख की आवाज़ लाइव उसके घर वाले सुन रहे थे। ये थी पूरी कहानी। सर कई लोग पूछ रहे हैं कि एक अनजान औरत को किसी अनजान मर्द के साथ बातचीत कितनी सही रहती है, उसकी जान भी जा सकती थी उस वक्त। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा अजनबियों के साथ थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आसपास का माहौल देखना ज़रूरी है। आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आप जहाँ से गुज़र रहे हैं वो कितना सेफ़ है, आसपास में और ऐसे कौन लोग हैं जो आपकी उस वक्त हेल्प कर सकते हैं। तो वही कहता हूँ, हर वक्त आंखें खुली रखनी बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें वो होती हैं। सर दिवांशु राज जी का पूछना है कि सर 93 की ब्लास्ट में जो RDX मिला था उसका क्या होने वाला था? क्या उसके बाद उसके इस्तेमाल होने वाले की स्मगलिंग के लिए रखा गया? नहीं, जो बाकी सब बरामद हुए थे, RDX जो मिला था वो सब असल में उसी सीरियल ब्लास्ट में इस्तेमाल होना था। और चूँकि एक चीज़ बताई थी आपको कि एक्चुअल में ये ब्लास्ट 12 अप्रैल में होना था। 12 मार्च को इसलिए हो गया क्योंकि गुल मोहम्मद पकड़ा गया 3 दिन पहले। तो आनन फानन में अब 3 दिन के अंदर ही उसने ब्लास्ट की पूरी साजिश रच ली। अब उसके लिए बहुत बड़ी तादाद में कार, स्कूटर सब चाहिए था, तो वो इंतज़ाम, फिर लड़के, और 19 लड़के थे, तो उसमें से एक तो निकल गया, 18 बचे। तो इसलिए वो बहुत सारा RDX यूज़ नहीं हो पाया और कुछ जगहों पे फट नहीं पाया, तो वो भी बच गया। पर ये था कि वो जितना RDX है उन सभी को मुंबई में यूज़ करना था। सर सुधांशु पांडे जी का सवाल है कि सर क्या रेप कम होते ही, मतलब रेप क्या कम हो जा रेड लाइट एरिया के होने जैसे क्या रेप कम ये बहुत पुराना एक बहस है, इस पर एक पुरानी बहस चल रही है कि अगर प्रोस्टिट्यूशन को आप लीगलाइज कर दें, जैसे कि बहुत सारे बाहर की कंट्रीज़ में है, विदेशों में है, तो उससे रेप कम हो जाएगा। ये इसको लेके बहुत सारी बहस हुई है, पॉलिटिकल फोरम पे भी, अलग अलग सोशल फोरम पर भी। लेकिन उसका कुछ मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक कोई रिसर्च या सर्वे उस टाइप का कि वाकई इससे फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए इस पे बारे में कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है कि इसको लीगलाइज करने से रेप के इंसिडेंट्स कम हो जाएंगे या नहीं होंगे। सर गगनजोत सिंह आपको हेलो कह रहे हैं, बहुत देर से रिक्वेस्ट करें कि एक बार आप उन्हें हेलो कह दें। गगनजोत सिंह जी, हेलो, नमस्कार। सर एक और बहुत दिनों से सवाल आ रहा है, मतलब बहुत देर से सवाल आ रही है सर कि कितनी साल की सज़ा हो चुकी थी और कितने लोगों को हुई थी? किसमें? इस केस में। इस केस में ज़्यादा सज़ा नहीं हुई थी। इस केस में जो मेरी जानकारी है वो करीब 3 साल के या 4 साल के अंदर सब बाहर भी आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये इस एक्ट को लेकर है इसमें बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं है। हाँ, उन दोनों के लेके था कि किडनैपिंग के चार्ज लगे थे, और उसके बारे में अपडेट क्या था ये मुझे नहीं मालूम। जो बेंगलोर से जो दोनों दलाल लेकर आए थे उस पर किडनैपिंग का भी चार्ज था, लेकिन उसका क्या हुआ ये मुझे, मतलब उसको एक बार और मैं चेक करके आपको कल ज़रूर बताऊंगा। सर सुनील जी का कहना है कि इस पर आप वारदात बना के आप क्राइम तक पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, मैं इसको जल्दी करके आपको बताता हूँ। और अब कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, देखते हैं कि कल क्या कहानी। हालांकि मेरी टीम में साथ बहुत सारे लोगों ने एक साथ वो कहा है, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा अगर मेल के ज़रिए इसमें, कि कल 14 फ़रवरी है, 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे है। हाँ सर, तो क्यों ना मैं आपको वैलेंटाइन डे पे, हालांकि बहुत अजीब सी चीज़ होगी पर मुझसे आप और क्या उम्मीद रखेंगे, कोई खूनी लव स्टोरी सुनाऊं जो बहुत ही खूनी हो, और वैलेंटाइन डे के दिन ही अगर हुआ हो तो और भी बेहतर है। तो अगर आप लोग सुनने चाहते हैं, उस मूड में हो कल के, तो बताइएगा, फिर मैं वैलेंटाइन डे पे आपको खूनी मोहब्बत की कहानी सुनाता हूँ। तो कल मुलाकात होगी रात 9 बजे। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, एंड आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे एडवांस में ही। और 9 बजे कल मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।